बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए गए हैं आपके। ठीक है, देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE इसकी तरफ से आपके ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी ऐच्छिक जिसका कोड है 002 यानी कि हिंदी इलेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे, फिर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में समझेंगे। तो टाइमिंग हमारी है, देख सकते हैं 3 घंटे की, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 80। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया हुआ था, जिसमें एज इट इज जो पैटर्न मैंने समझाया था वही सेम पैटर्न यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था, 2 सेक्शन होंगे खंड आ, जिसमें टोटल 48 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। ठीक वही यहाँ पे भी है। खंड वा में आपके वास्तुपरक प्रश्न होंगे। ठीक है, ये है आपका खंड वा, जिसमें 8 वास्तुपरक प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी सप्रसंग व्याख्या वगैरह ये सब कुछ आपको लिखना होता है। कार्यव्रत, कार्यसूची, पत्र और दृश्य लेखन, क्वेश्चन आंसर ये सभी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट बनाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो सेक्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि जो आपका खंड आ रहेगा MCQ बेस्ड वाला, इसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो सेकंड वाला वीडियो रहेगा उसमें हम यानी कि सेकंड पार्ट में आपका जो खंड बा रहेगा, ये वर्णात्मक प्रश्नों वाला, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही वीडियो बन जाएगा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे पहले तो आप ये देख लो, सेक्शन ए जो है MCQ बेस्ड वाला है। इसमें टोटल 48 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 के उत्तर देने हैं। तो खंड आ, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है, 10 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, अब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली एक मार्क्स के 10 MCQ होने वाले हैं, जो कि आपके इस गद्यांश के आधार पे आपसे पूछे जाएंगे, जो कि गद्यांश आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम भी देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आपसे मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और मैं आपको सीधा सीधा इसके आंसर के बारे में बात करूंगा। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करिए और इजीली इसे रीड आउट कर सकते हैं। मैं सीधा आपको इसके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा, क्योंकि पैसेज तो मोस्टली जो आपके हर एक पेपर में अलग ही होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी हैं, उसे आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, जो कि एक्यूरेट सही भी होंगे। देखिए पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि सुचारित्र से क्या तात्पर्य है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है, एक सच्चा चरित्र, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूं कि गद्यांश के अनुसार एक चरित्रवान जो व्यक्ति है वो समाज की शोभा व शक्ति होता है। तो हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की आज्यत संपत्ति किसे कहा गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में आपको देखने को मिलेगा, सुसंस्कार भी पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों से अर्जित संपत्ति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सुसंस्कार, ये राइट है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, को धातु की कठोरता और कालिक किसके स्पर्श मात्र से कोमलता और कमनीयता में बदल जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कहां पे मिलेगा। देखो ये रहा इसका आंसर, जिस प्रकार कुधातु की कठोरता और कालिक पारस, यानी कि ये जो वर्ड है ये हमारा मेन इसका आंसर है। तो देखते हैं भाई इसके इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है केवल, पारस, तो भी हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यही राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला। इसी तरह से आप 5वें को देखिए कि चरित्र का जो निर्माण है वो किसके द्वारा संभव है। तो चरित्र के निर्माण के संबंध में आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चरित्र निर्माण व्यक्ति के अपने बलबूते पर ही निर्भर, यानी कि व्यक्ति जो है स्वयं ही अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो हम देखेंगे पहला दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए छठा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक व्यक्ति को देखिए, सबसे पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, फिर महाकवि टैगोर जी भी हैं, और
विदुर, ये तीनों ही यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनमें इनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो कहाँ गए क्वेश्चन का आंसर, हाँ ये रहा, कौन से किसका उल्लेख नहीं है, तो प्रेमचंद जी का इसमें उल्लेख नहीं है। 7 क्वेश्चन देखिए, अनेकों अनेक जातियों और समाज समुदायों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो इसका आंसर अभी हमने देखा था कि अनेकों अनेक जातियां समाज समुदाय मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट है। इसी तरीके से 8वां, चरित्र से जीवन की सार्थकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो लेखक ने ऐसा ये इसलिए कहा है क्योंकि जो एक अच्छा चरित्र है वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी करता है और समाज में लोगों को सम्मान भी दिलाता है। यानी कि हम कहेंगे तीसरा वाला हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, इसी तरह से 9वां देखिए, पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब उत्पन्न होता है, तो दो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही साथ दिखा देता हूं। देखिए, ये है यहाँ पे, व्यक्ति विशेष की स्थिर चरित्र होने से पूरे राष्ट्र पर संकट आ सकता है, ये बताया गया है। अब इसके आंसर को इजीली आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, इसलिए कि जब व्यक्ति के कार्य में स्थिर हो जाता है। और उसके बाद आनुवंशिक परंपरा, परिवेश, परिस्थिति व्यक्ति को क्या देते हैं, तो ये व्यक्ति को क्या देते हैं बच्चों, अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये रहे आनुवंशिकता, परंपरा, परिवेश और उपस्थिति, ये उनको प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक है, हो गई आपके अच्छे से प्रैक्टिस इसकी, आपके क्वेश्चन पेपर के इस पहले क्वेश्चन की, तो देखेंगे खा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। पहले पैसेज का, ये आपका पैसेज दिया हुआ था, इस संबंध में एक एक मार्क्स के ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर थे और बहुत इजी वे में आपको समझा दिए बिना किसी ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो रहेगा गद्यांश पर आधारित। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पद्यांश लिखा है लेकिन गद्यांश होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी, हाँ पद्यांश ठीक है, क्योंकि गद्यांश तो वो होता है जो चैप्टर टाइप में होता है, कहानी टाइप में, ये तो कविता टाइप में। तो पद्यांश से बेसिकली इसमें 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे और 2 आपको ये 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, आप चाहो तो इस कविता को यहाँ पे इजीली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको सीधा सीधा इसके क्वेश्चन के आंसर को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, पहला है काव्यांश में मगन कौन है, तो काव्यांश में मगन है बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे चिड़िया, चिड़िया तू जो मगन, सिंपल सा पहला आंसर क्या हो जाएगा, काव्यांश में कौन मगन है, चिड़िया। दूसरा, फैला लो पंख जरा उड़ तो सही, यह किसने कहा है, यानी कि ये जो कथन है कि फैला लो पंख जरा उड़ तो सही, ये कथन चिड़िया से किसने कहा है, तो मैं आपको भी इसका आंसर दिखाऊंगा तो आप पाओगे कि ये कथन हवा ने कहा है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ एक वैलिड चीज प्रूफ, ये रहा कि हाँ, फैला ले पंख जरा उड़ तो सही बोली पवन, यानी कि हवा ने कहा है। तीसरा देखिए, खेतों में कौन झूम रहा है, तो खेतों में धान की बालियां झूम रही हैं, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखे। ठीक है, यानी धान की जो बालियां हैं वो खेतों में झूम रही हैं। तो चौथे का हमारा एक सेकंड, हाँ तीसरे का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, धान के बाल। उसके बाद चौथा देखिए, घर जैसी घुटन कहाँ नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, इसमें आप भी अपने तरीके से अंदाजा लगा सकते हो, प्रकृति में घर जैसी घुटन नहीं होती, यानी कि जो चिड़िया थी वो पिंजरे में रहती थी तो उसके लिए वही घर था, घुटन होती थी, अब प्रकृति में तो घुटन नहीं होती है। अब देखिए चौथा क्या है, चिड़िया गैल गली क्यों भूल जाती है, तो चिड़िया जो है वो गैल गली क्यों भूल जाती है, यहाँ पे देखो आप कि हाँ, पहली पहली ही बार उड़ी भूल गई गैल गली, यानी कि वो पहली बार उड़ती है इसीलिए वो गैल गली भूल जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन, चिड़िया के घोंसले से निकल पाने का क्या कारण था, तो ये आप अपने साथ भी एक अपने माइंड के कॉन्सेप्ट पे भी इसका आंसर दे सकते हो कि उसके हौसले और उसके उड़ान की जो कामना थी इसी वजह से वो उससे बाहर निकल पाई। आठवां देखिए, कवि ने चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 चीजें हैं, देख वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन। अब सुमन सुमन धीरे 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 करके खिलता चमन, यानी कि जो फूल है, फूलों की फुलवारी है, इसकी बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, फूलों से भरी फुलवारी को कवि कहता है कि चिड़िया आंख खोलकर देखो। आठवां, गैल गली में कौन सा अलंकार है, तो गैल गली
बेसिकली यहाँ पर जो अलंकार है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अनुप्रास। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द जैसे कि गा गा ला, जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं। यहाँ पे पूरा वर्ड एक बार आ जाता है, पूरा का पूरा अक्षर, हाँ देखो शब्द अलग होता है, अक्षर अलग होता है। जैसे मैंने लिखा रा, तो ये क्या है, ये अक्षर है। मैंने लिखा राम, तो ये क्या है, ये एक शब्द है। तो अनुप्रास क्या हो जाएगा कि एक अक्षर की जो मतलब उसका उपयोग एक सेंटेंस में जब ज्यादा बार होता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार आता है। तो 8वां का हमारा जो है वो गा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था और इजी वे में आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, इसमें अथवा वाला रह गया है, तो आप ये अथवा वाला वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। एक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। हाँ, ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। आप इजीली, और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो हमने कर ही लिया है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो है अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि जो विभिन्न माध्यम है वो किसके हैं। तो बेसिकली देखो, ये माध्यम है जनसंचार के। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा क्या हो रहा है, संचार भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, माध्यम ये दोनों के ही हैं, संचार के भी और जनसंचार के भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है जिसमें दोनों का ही बताया गया है, संचार और जनसंचार, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, यानी कि जो संदेश प्राप्त होता है उससे उसका कूटवाचन कौन करता है। तो सिंपल सी बात है, कौन करता है बच्चों, प्राप्तकर्ता ही प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है। आगे क्वेश्चन थर्ड देखिए, सरकार और संस्थाओं के काम काज पर निगरानी रखने का कार्य किसका होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है जनसंचार का। ठीक है, चौथा, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता किसमें है। तो सिंपल सी बात है, किसमें है, मनुष्यों में है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि बहुत तेजी से संचार व्यवस्था को विकसित करता है। टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। तो बेसिकली देखो, जब भी आप मैच वगैरह देखते हो तो आपने न्यूज में भी देखा होगा कि हम यहाँ से सीधा प्रसारण ले रहे हैं, अब मैच को सीधा प्रसारण इस चैनल पे इस समय किया जाएगा। मतलब टेलीविजन पे दिखाए गए क्रिकेट मैच को सीधा प्रसारण कहा जाता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन के आंसर थे इसमें। पहले का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। तीसरे का आंसर जो है वो हमारा पहला हो जाएगा। चौथे का आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा और पांचवे का आंसर पहला हो जाएगा। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली आप यहाँ से समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली आपके जो पोयम है उससे लिया गया है अंतरा भाग 1 से। ठीक है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड वाले। ठीक है, अंतरा भाग से संबंधित। देखिए ये बालम आवो हमारे गहरे, यानी कि कवि जी के काव्य से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कवि ने बालम शब्द जो है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया है, अपने परमात्मा के लिए। ठीक है, और वो स्वयं को वो पत्नी कहते हैं। दूसरा, सब किसे नारी कहते हैं। तो किसको नारी कहते हैं, कवि को नारी कहते हैं, क्योंकि वो अपने परमात्मा को पति रूप में पाने के लिए व्याकुल है, इसलिए वो सब नारी किसे कहते हैं, कवि को। तीसरा देखिए, गेह शब्द का क्या अर्थ है। तो गेह यानी कि ये जो आपने वर्ड पढ़ा है, बालम आवो हमारे गहरे, यानी कि हमारे घर में आओ। ठीक है, गुरुकुल बाग वन ये नहीं होगा, गा ठीक रहेगा, हमारे घर में आओ। चौथा देखिए, कबीर को लाज क्यों लग रही है। तो देखो यहाँ पे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे, यानी कि लोगों के द्वारा उन्हें नारी कहे जाने के कारण कवि जी को लाज आ रही है। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से पांचवा देखिए, अन्न न भावे नींद ना आवे, यानी कबीर को न अन्न नहीं भा रहा है, नींद नहीं आ रही। तो ऐसे में यह कबीर दास जी की
कबीरदास जी की ये स्थिति क्यों है? तो स्थिति ये है क्योंकि वे परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम के कारण उन्हें अन्न नहीं पाता है, नींद नहीं आती है। यानी कि हैं, इन्होंने देख रहे हो, एक बार एक चीज देख रहे हो आप, का खा गा, देखा कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप इस तरीके से देखना। आपको आंसर कैसे लिखना है, आप गा करके ही आंसर लिखना है इसका, ठीक है ना। जब आप इसका आंसर लिखोगे तो गा ही लिखना, ठीक है। इसमें जो दे रखा है उसको मत लिखना, नहीं तो काट देंगे मार्क्स। और बाकी आप एक बार अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लेना इसको। छठा देखिए, कबीर की भाषा कैसी है? तो सिंपल सी बात है, कबीर जी की भाषा कैसी है? सदुकड़ी है। ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। तो ये कबीर जी से संबंधित जो हमारा काव्य था उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे आप समझ गए। मैं आपको दोबारा से सभी क्वेश्चन का आंसर बता दूं एक बार। चलिए देखिए, पहले का राइट आंसर है हमारा सेकंड, दूसरे का राइट आंसर है सेकंड, तीसरे का राइट आंसर है थर्ड, फोर्थ का राइट आंसर है सेकंड, फिर उसके बाद फिफ्थ का राइट आंसर है हाँ ये वाला तीसरा वाला, और सिक्स का राइट आंसर है फोर्थ। इस तरीके से ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, फोर्थ का। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ईदगाह वाले चैप्टर से एक काव्य लिया, वो एक अंश लिया गया है। उसी के संबंध में अब एक एक मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल आंसर है इसका, लड़कों को ईदगाह जाने की जल्दी है। दूसरा देखिए, ईद के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? तो सिंपल सी बात है, सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? बच्चे हैं। तीसरा, गृहस्थी की चिंताओं से क्या आशय है? गृहस्थी की चिंताएं, इसका मतलब है घर चलाने की चिंता, घर कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, इसकी चिंता होती है, ठीक। चौथा देखिए, चौथा है, लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे थे? तो सिंपल सी बात है, वो किस लिए जा रहे थे? उधार मांगने के लिए, ताकि उनका आज जो ईदगाह का अवसर है वो सही से मन जाए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? तो पंक्ति जो ली गई है लाइन में, इसका मतलब ये है कि यदि आज चौधरी कायम अली ने उधार देने से इनकार कर दिया तो उनकी ईद की ये खुशी मातम में बदल जाएगी, ठीक है। फिर छठा देखिए, आंखें बदल लेने का क्या अर्थ है? तो सिंपल सी बात है कि पहले जैसे कृपा का भाव ना रखना, पहले जैसा भाव दूसरे व्यक्ति के समर्थ ना रखना, ये मतलब होता है। सिंपल सा आंसर, तो बहुत ही छोटा सा था, इवन सभी आप समझ भी गए होंगे। तो पहले का राइट आंसर सेकंड, दूसरे का राइट आंसर सेकंड, तीसरे का राइट आंसर ये भी सेकंड ही है। देख रहे हो कितना मस्त तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है, सेकंड सेकंड सेकंड। अब आगे जाके थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे कि चौथे का ये भी सेकंड है, लो जी इसका भी सेकंड है। पांचवे का लो जी इसका भी सेकंड है। और हाँ, छठे में फाइनली इन्होंने चेंज कर दिया, गा वाला ये बनेगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से गद्यांश पर आधारित थे। और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पे आपकी सेकंड बुक से 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, जो कि आपकी अंतराल वाली किताब है, इससे लिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ किसके जीवन से संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, किसके जीवन से संबंधित है? मकबूल फिदा हुसैन के जीवन से संबंधित। दूसरा, हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा है? तो हुसैन के पिता का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब उसके दादा की मृत्यु हो जाती है तो हुसैन के पिता उसको उस गम से निकालने के लिए उसे भर्ती वहां भेज देते हैं, क्या कहते हैं, एक विद्यालय में पढ़ने के लिए, ठीक है। और मतलब बहुत सारी जब उसको कला का पता चलता है कि मेरा बेटा अच्छा खासा कलाकार बन सकता है, तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन करता है, इसलिए कह सकते हैं। तीसरा देखिए, कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया, यानी कि इस पाठ के अनुसार पहले लोगों का नजरिया कला के प्रति कैसा था? तो नजरिया कैसा था बच्चों? कला जो है वो केवल राजा महाराजाओं के महलों तक ही सीमित थी, पहले के नजरिए के अकॉर्डिंग, जो कि इस चैप्टर में बताया गया। तो कौन सा राइट है? खा राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किसका चित्र हुसैन ने नहीं बनाया था? तो यहाँ पे आप देखोगे, दाढ़ी वाला पठान, बकरी का बच्चा और घूंघट की औरत, इसका इसने बनाया था, लेकिन
बकरी के क्या ये नक्काशीदार सुराही, इसका इसने चित्र नहीं बनाया था जब ये दुकान पे बैठा होता है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट, हाफ पार्ट जो चलता है उसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन, हुसैन ने किन किन अवसरों पर जन्मजात कलाकार का परिचय दिया था? तो सबसे पहला यहाँ पे उसने परिचय दिया था कि ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया को हूबहू उसने अपनी स्लेट पे उतार कर, और दूसरा उसने परिचय दिया था कि जब गांधी जयंती का जो अवसर था तो उसने ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बनाया था। तो हम क्या कहेंगे कि हुसैन ने दो टाइम पे, यानी कि उपयुक्त दोनों टाइम पे अपने जन्मजात कलाकार होने का परिचय दिया था। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया मैंने। पहले का चौथा राइट है, दूसरे का दूसरा राइट है, तीसरे का दूसरा राइट है, और चौथे का ये इसका भी दूसरा राइट है, और पांचवे का इसका तीसरा राइट है बेसिकली। ठीक है, ये वाला गा वाला पार्ट। तो ये हमारा यहाँ पे खंड बा हो जाता है बच्चों खत्म, और कंप्लीट मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को समझा दिया है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक था खंड ए। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया है, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो सेक्शन नंबर बी है इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा, इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, दो शीर्षक में से किसी एक शीर्षक पर एक दृश्य लिखना आपको लिखना है, या तो साप्ताहिक बाजार का दृश्य या फिर विद्यालय के समारोह का वार्षिक दृश्य। 8वें में देखिए 2 पार्ट है, ये दृश्य लेखन आपका आएगा 5 मार्क्स का। अभी जो मैं पार्ट 2 की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये हर एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। अभी हम थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में दूसरा जो है, इसमें क्या है, एक तो आपको आवेदन के हेतु पत्र लिखना है, और हाँ बेसिकली एक क्या करना है आपको, 2 पत्र हैं, एक तो आवेदन के लिए, और एक पत्र आप लिख सकते हो कि जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं इसके लिए। तो 5 मार्क्स का ये आ जाएगा। दूसरा इसमें 3 मार्क्स में एक आएगी कार्यसूची तैयार करने के लिए, और एक कार्यव्रत। कार्यसूची कैसे तैयार करनी है, कार्यव्रत कैसे तैयार करना है, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित कुछ एक 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि डायरी किसे कहते हैं, कोई 2 प्रसिद्ध डायरी, जैसे कि द डायरी ऑफ यंग एनी फ्रैंक की, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी अंतरा भाग 1 से 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 का आंसर देना है। फिर यहाँ पे देखिए सह प्रसंग व्याख्या आ गई है आपकी 6 मार्क्स में। तो सह प्रसंग व्याख्या, इसको बहुत अच्छे तरीके से अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद चैप्टर से संबंधित 2 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 पूछे गए, 2 के उत्तर लिखने हैं। फिर यहाँ पे 13वें क्वेश्चन में भी जो है आपको क्या करना है, एक सह प्रसंग व्याख्या दी गई है, किसके संबंध में, एक चैप्टर के संबंध में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 3-3 मार्क्स के 2 हैं, लेकिन आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि आपकी चैप्टर नंबर जो हमारा वो है सेकंड बुक उससे लिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको आपका खंड नंबर बी जो रहेगा, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न वाला, इसे कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।